तो अगर हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को नोटिस करें तो हमें एक चीज़ कॉमन देखने के लिए मिलती है। हमें ये देखने के लिए मिलता है कि अगर कोई ह्यूमन है तो वो किसको बर्थ देता है? ह्यूमन को ही बर्थ देता है। अगर कोई डॉग है तो वो किसको बर्थ देता है? डॉग को। अगर हम कोई मैंगो सीड को प्लांट करें तो उसमें से कौन सा प्लांट प्रोड्यूस होगा? ऑब्वियसली मैंगो का प्रोड्यूस होगा। क्या मैंगो सीड लगा के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एप्पल का प्लांट आ जाए? नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो मैंगो सीड से तो मैंगो का ही प्लांट आता है। तो ये कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस है जो कि हम डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास देखते हैं, राइट? तो एक कॉमन क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आखिर ऐसा होता क्यों है? ह्यूमंस को ही क्यों बर्थ देते हैं? क्यों कोई और ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमंस बर्थ नहीं दे सकते? और यही चीज़ बाकी सब में भी अप्लाई होती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जैसे ह्यूमंस को बर्थ देते हैं, चलो ये तो एक सिमिलैरिटी है, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है। क्या? जैसे हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन हम में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। हम किस तरह से दिखते हैं, इसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। अगर हम पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के उसमें बात करें, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे के बारे में, तो जो पेरेंट्स हैं वो भी ह्यूमंस हैं, जो बच्चा है वो भी ह्यूमन ही है। लेकिन बच्चा रिजेंबल कर सकता है अपने पेरेंट्स को, यानी कुछ क्वालिटीज़ उसमें पेरेंट्स के जैसी हो सकती है। हो सकता है कि उसका आई कलर पेरेंट्स पर गया हो सकता है कि उसका हेयर का टाइप पेरेंट्स पर गया हो, लेकिन क्या बच्चा एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स का कॉपी होता है? नहीं। तो यानी ह्यूमंस को बर्थ देते हैं, ये तो सिमिलैरिटी है, लेकिन ह्यूमंस एग्जैक्टली आपस में एक दूसरे की तरह नहीं दिखते हैं, ये डिफरेंस है। तो ये दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं और इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलता है इस चैप्टर में, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि एक जेनेटिक्स का चैप्टर है। हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आपको कुछ भी आता हो बायोलॉजी का। बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक, नीट लेवल तक हम पढ़ेंगे। दो तीन चीज़ें हैं जो मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ। मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में ये बात बताई है और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहली बात, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट कि आप अगर आप 12th में पढ़ रहे हो तो आपको 11th तो आनी ही चाहिए, आपको 10th का तो आना ही चाहिए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। ये हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको नीट लेवल तक पढ़ाने वाली हूँ। दूसरी चीज़, हम पढ़ते हैं 50-30-20 रूल के हिसाब से। ये क्या है ये भी मैंने पहले बताया है। 50 का मतलब है फाउंडेशन, यानी हम इसमें बेसिक्स पढ़ेंगे। 30 का मतलब है मास्टरी, इसमें हम एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और 20 का मतलब है परफेक्शन, यानी इसके अंदर हम सारे एमसीक्यूज जो भी फॉर्म हो सकता है एनसीईआरटी से इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो आज हम पढ़ेंगे वो सॉल्व करेंगे। और दूसरा, हम एक्टिव रिकॉल की मदद से नोट्स बनाएंगे। तीसरी चीज़, जैसा मैंने कहा, एक्टिव रिकॉल की मदद से नोट्स बनाएंगे, यानी जो नॉर्मली आप करते हो कि लेक्चर में आप कॉपी पेन लेके बैठते हो, जो भी टीचर ने लिखा वो आपने लिख लिया, वो काम आपको इस लेक्चर में नहीं करना है। आपको एक नोटबुक और एक पेन लेनी ज़रूर है। आपको एक नोटबुक और पेन लेकर बैठना है, लेकिन उसमें सब कुछ नहीं लिखना है। आप सिर्फ वही चीज़ें लिखोगे जो मैं आपको बताऊंगी साथ साथ में। तो ये चीज़ें आपको अभी आपके नोटबुक में नहीं लिखनी है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल स्क्रैच से, जेनेटिक्स का ये चैप्टर जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और नीट लेवल तक जाएंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। हमने अभी ये चीज़ बोली कि ह्यूमंस को बर्थ देंगे, डॉग को, और मैंगो सीड से मैंगो का प्लांट बनेगा। तो सिमिलैरिटी तो ये है, लेकिन वेरिएशन क्या है कि ह्यूमन सारे एक जैसे नहीं दिखते। जो पेरेंट्स अपने बच्चे को जन्म देते हैं वो बच्चा एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखता। कुछ क्वालिटी ज़रूर सेम होती है, जैसा मैंने कहा, आई कलर हो सकता है, हेयर टाइप हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हो सकती है, लेकिन डिफरेंसेस तब भी रहते हैं। आपका फिंगरप्रिंट और पेरेंट्स का फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता, आपकी वॉइस और पेरेंट्स की वॉइस सेम नहीं होती, तो डिफरेंसेस भी हैं। तो ये जो दो क्वेश्चन हैं हमारे, एक तो सिमिलैरिटी को लेकर कि सिमिलैरिटी क्यों है, और दूसरा क्वेश्चन है वेरिएशन को लेकर कि वेरिएशन क्यों आ रहा है। इन्हीं दो क्वेश्चन का आंसर ये चैप्टर करता है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने दो चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं? पहली चीज़ क्या ऑब्जर्व करी है हमने कि हर ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा अपना बच्चा प्रोड्यूस करता है। ह्यूमंस किसको जन्म देंगे? ह्यूमंस को। तो ये चीज़ अगर हमें सेंटेंस में लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिख सकते हैं कि एवरी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड। हम ऐसा बोल सकते हैं, राइट? और वेरिएशन में हम क्या बोल सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग्स रिजेंबल देयर पेरेंट्स बट नेवर कंप्लीटली आइडेंटिकल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ऑफस्प्रिंग्स resemble their parents but are never completely identical, राइट? तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं। ये दो सेंटेंसेस समझे अभी हमने, इसको एक बार फिर से देखते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, ये चीज़ आपको समझ में आकर याद हो गई। हर ऑर्गेनिज्म अपना ऑफस्प्रिंग यानी बच्चा, प्रोजेनी यानी बच्चा, तो जो हर ऑर्गेनिज्म है वो अपना ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस करता है? अपनी तरह। ह्यूमंस किसको बर्थ देंगे? हमेशा ह्यूमंस को ही देंगे। ऑफस्प्रिंग्स रिजेंबल देयर पेरेंट्स बट आर नेवर कंप्लीटली आइडेंटिकल, आप अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हो,
पूरे नहीं दिखते हो, कुछ क्वालिटीज़ आप में आपके पेरेंट्स की हो सकती है, लेकिन पूरे आप अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते, यानी आइडेंटिकल नहीं हो, राइट। लेकिन रिजेंबल कर सकते हो, रिजेंबल यानी कुछ चीज़ें सिमिलर होना, लेकिन आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम होना। तो आप एग्जैक्टली सेम नहीं दिखते, लेकिन आप रिजेंबल करते हो अपने पेरेंट्स को, राइट। तो यही जो दो चीज़ें हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं किसमें, जेनेटिक्स में। तो इन्हीं दो सवालों का जवाब अगर आपको जानना है तो इसी के लिए एक नई ब्रांच बनी थी बायो के, जो कि है क्या, जेनेटिक्स, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि सिमिलैरिटीज़ क्यों हैं और वेरिएशन क्यों है। अब ये जो सिमिलैरिटी है, इसी को हम यहाँ पर बायो में कह देते हैं इनहेरिटेंस। अब बस समझते जाना, कुछ भी आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, सिर्फ सुनो। सिमिलैरिटी को हमने एक वर्ड दिया इनहेरिटेंस, और वेरिएशन को हमने एक वर्ड दिया डिफरेंसेस। यहाँ पे हम वेरिएशन की जगह डिफरेंसेस लिख सकते थे, राइट। तो देखो यहाँ पे हमने इनहेरिटेंस बोला है। इनहेरिटेंस का क्या मतलब है, जैसे आपके ग्रैंडफादर है, आपके ग्रैंडफादर के पास में कुछ ज़मीन होगी, वो ज़मीन ऐसी की ऐसी आपके पेरेंट्स के पास में आ जाती है, आपके पापा के नाम पर आ जाती है, उसको हम बोलते हैं कि ज़मीन इनहेरिटेड है, राइट। इनहेरिटेड है यानी पेरेंट्स से अपने बच्चों की तरफ आ गई है, तो उसको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। इसको हम बायो के टर्म्स में क्या बोल सकते हैं कि जैसे आपके पेरेंट्स का आई कलर अगर ब्लैक है, तो आपका भी आई कलर कैसा हो गया, ब्लैक। तो ये क्या हो गया, आपका एक इनहेरिटेड ट्रेट है या इनहेरिटेड कैरेक्टर है कि पेरेंट्स का भी ब्लैक आई कलर था और आपका भी ब्लैक आई कलर है। या फिर पेरेंट्स के बाल कर्ली थे तो आपके भी बाल कर्ली है, तो ये इनहेरिटेंस की कैटेगरी में आता है। सिमिलैरिटीज जो हो रही है आपके पेरेंट्स में और आप में। और वेरिएशन, वेरिएशन मतलब जो डिफरेंसेस आ रहे हैं आप में और पेरेंट्स में, जो डिफरेंसेस आते हैं पेरेंट और प्रोजेनी में, उसको हम क्या बोल देते हैं, वेरिएशन। दो चीज़ें समझ में आ गई, हमने दो वर्ड्स पढ़े हैं, इनहेरिटेंस और दूसरा वर्ड है वेरिएशन। डिफरेंसेस ये वर्ड नहीं है, वेरिएशन वो वर्ड है जो कि हमें साइंस में यूज़ करना है। इसके बाद में एक और वर्ड आता है, वो है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी सिर्फ एक जनरल फिनोमिना है। हेरिडिटी सिर्फ एक जनरल फिनोमिना है जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी ट्रेट्स हैं या फिर कैरेक्टर्स हैं, वो पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्या, हेरिडिटी। ये आपको डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पर हमने इनहेरिटेंस में, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इनहेरिटेंस में भी तो हमने यही चीज़ बोली थी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को जो दे रहे हैं वो इनहेरिटेंस है, यहाँ हेरिडिटी में भी हम यही बोल रहे हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को दे रहे हैं वही इनहेरिटेंस है। ऐसा नहीं है। इनहेरिटेंस एक जनरल फिनोमिना है कि भाई जो ट्रेड्स हैं पेरेंट्स अपने बच्चे को पास करते हैं। इनहेरिटेंस में एक एग्जाम्पल, ये हेरिडिटी में हो गया। इनहेरिटेंस में एक एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि आई कलर, तो एक पर्टिकुलर ट्रेट है, जब हम एक पर्टिकुलर ट्रेट की बात कर रहे हैं तब हम उसके लिए इनहेरिटेंस वर्ड का यूज़ करते हैं। और हेरिडिटी एक ओवरऑल प्रोसेस, एक जनरल फिनोमिना होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, राइट। ये हमने एक बेसिक समझा इस चैप्टर का। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने क्या बोला कि ह्यूमंस हमेशा ह्यूमंस को ही क्यों बर्थ देते हैं, डॉग को ही क्यों बर्थ देता है, मैंगो सीड लगाने पे मैंगो का ही प्लांट क्यों आता है, कुछ और प्लांट क्यों नहीं आता है। अच्छा, तो ये सिमिलैरिटी हमें दिख गई। हमने क्या बोला कि हर ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा दिखने वाला बच्चा प्रोड्यूस करता है। एवरी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। इसी को हमने क्या बोल दिया, एक वर्ड जो कि है इनहेरिटेंस। समझ में आया। उसके बाद में हमने एक और वर्ड बोला, वो है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स की तरह दिखते तो हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं दिखते। आप अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हो लेकिन 100% नहीं दिखते हो। कुछ क्वालिटीज़ आप में आपके पेरेंट्स की जैसी है लेकिन 100% आप उनके जैसे नहीं दिखते हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। ये दो चीज़ें हमने पढ़ी, इन दोनों ही चीज़ों को हम किस में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। जेनेटिक, हम बोल सकते हैं कि जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। तो हेरिडिटी क्या होगी, हेरिडिटी एक जनरल फिनोमिना है जिसमें हम बोलते हैं कि जो ट्रेट्स या कैरेक्टर्स है वो पेरेंट्स से प्रोजेनी यानी बच्चों में पास होते हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ी। अब आपको क्या करना है, जैसा मैंने बोला था कि नोट्स में जो बोलूँगी आपको सिर्फ वो लिखना है। ये एग्जैक्टली आपको कॉपी नहीं करना है। अपनी नोटबुक में अपना पेन उठाओ और बिना देखे यहाँ पर आप लिखने की कोशिश करो कि क्या चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी। 3 चीज़ें पढ़ी है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। हमने पढ़ा एक तो कि इनहेरिटेंस क्या है, दूसरी चीज़ हमने पढ़ी वेरिएशन क्या है, तीसरी चीज़ हमने पढ़ी हेरिडिटी क्या है। यही 3 चीज़ें आपको लिखनी है बिना देखे। आई एम गिविंग यू 2 minutes टू राइट दैट।
तो आई होप आपने लिख कर देखा होगा, और जो भी चीज़ें अगर आप भूल गए तो आप इस पेज में से देखकर एक बार देख सकते हो कि अगर आप कुछ भूले तो नहीं, या आपने क्या लिखा है वो सही लिखा है या नहीं। चलो, आई होप आपने चेक कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। तो एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं, राइट। तो अब हम चलते हैं, मान लो 10,000 ईयर्स पहले। तो 10,000 ईयर्स के पहले क्या हुआ था? उस वक्त क्या कोई साइंटिस्ट होते थे? नहीं होते थे। क्या लोगों को बहुत ज़्यादा साइंस की नॉलेज थी जैसे आज है? नहीं थी। क्या लोगों को डीएनए के बारे में, जीन्स के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में कुछ भी पता था? कुछ भी नहीं पता था। आज से 10,000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। तो उस वक्त ज़्यादातर लोग क्या थे? फार्मर्स थे और कैटल रेयरर्स थे, यानी कैटल यानी गाय वगैरह को पालते थे और उनका दूध वगैरह निकालते थे, इसी से अपना घर चलाते थे। तो उस वक्त तो लोग, ज़्यादातर लोग यही काम करते थे 10,000 साल पहले। अब उस वक्त मान लेते हैं कि किसी के पास में 20 गाय हैं, ठीक, बस एक स्टोरी की तरह समझते जाना। तो मान लेते हैं किसी के पास में 20 गाय हैं। अब क्या वो 20 गाय सब एक जैसा ही दूध प्रोड्यूस करेंगी सुबह शाम? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कुछ गाय ज़्यादा दूध दें, हो सकता है कुछ कम दूध दें, कुछ की क्वालिटी अच्छी हो, कुछ की नहीं हो, ऐसा हो सकता है। तो अगर एक स्मार्ट फार्मर होगा कोई, तो उसको जब ब्रीड कराना है तो वो कौन सी गाय को ब्रीड कराएगा? जो कम दूध देती है वो, या फिर जो ज़्यादा दूध देती है वो? ऑब्वियसली जो ज़्यादा दूध देती है, हम उसी गाय को ब्रीड कराएंगे। तो इसी ब्रीडिंग को, जिसमें हम खुद सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमें कौन से ट्रेट को चाहिए अपने ऑफस्प्रिंग में, उसी को हम बोल देते हैं क्या? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अच्छा, तो हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं कि हम उस गाय को ब्रीड कर रहे हैं जो कि ज़्यादा दूध देती है? ऐसा हम इसलिए कराएंगे क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन आए अब गाय की, उसमें भी कैसा दूध प्रोड्यूस हो? ज़्यादा दूध प्रोड्यूस हो और अच्छी क्वालिटी का दूध प्रोड्यूस हो। इसलिए हम अच्छी गाय को, जिसमें ज़्यादा दूध प्रोड्यूस हो रहा है, उसको ब्रीड कराते हैं, राइट? ऑब्वियस सी बात है। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या उस समय पर इन फार्मर्स और इन कैटल रेयरर्स को कुछ भी पता था? कुछ भी पता था डीएनए के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में? उन्हें नहीं पता था, राइट। उन्हें ये कैसे समझ में आया कि हमें किसको ब्रीड कराना चाहिए, किस गाय को ब्रीड कराना चाहिए, किसको नहीं? ये उन्हें समझ में आया सिर्फ और सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व करके कि भाई अगर ज़्यादा दूध देने वाली गाय को अगर हम ब्रीड कराते हैं तो उसका जो बच्चा आएगा वो भी ज़्यादा दूध देगा। बस यही कॉमन सी चीज़ देखकर ये काम किया। इसी पर हमारी एनसीईआरटी एक एग्जाम्पल लिखती है, किसका? साहिवाल काउस का, जो कि कहाँ पर है? पंजाब में। तो ये जो साहिवाल काउस है पंजाब की, ये इसी तरीके से बनी है। जो स्मार्ट फार्मर्स रहे होंगे, उन्होंने जो अच्छी गाय हैं, जो कि अच्छी क्वालिटी का दूध और ज़्यादा क्वांटिटी में दूध देती हैं, उनको जब ब्रीड कराया और बहुत जनरेशन्स तक जब ये काम चला, तब प्रोड्यूस होती हैं इस तरह की गाय, जिसको कि हम साहिवाल काव कहते हैं, जिसका कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप कह सकते हैं कि दूध वो देती है और अच्छी क्वालिटी का दूध देती है। तो ये एक एग्जाम्पल हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है सिलेक्टिव ब्रीडिंग का। तो देखो, अभी हमने क्या बोला? हमने बोला कि अगर हम 10,000 साल पहले की बात करें तो उस वक्त लोगों को साइंस की कुछ नॉलेज नहीं थी, फार्मर्स थे ज़्यादातर और कैटल रेयरर्स थे। अगर किसी के पास 20 गाय होंगी तो वो किसको ब्रीड कराएगा? वो उसको ब्रीड कराएगा जो गाय ज़्यादा दूध देती है, अच्छी क्वालिटी का दूध देती है। इसी को हम क्या बोलते थे? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्ट करवाना कि भाई हमें ये ट्रेड चाहिए, हमें ये कैरेक्टर चाहिए अपने नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें, तो हम उस हिसाब से क्या करा देते हैं? ब्रीडिंग करा देते हैं। यही चीज़ पंजाब में हुई, जब साहिवाल काउस यानी जो बहुत अच्छी क्वालिटी की गाय थी, जो बहुत अच्छा दूध देती थी, अच्छी क्वालिटी का दूध देती थी, उनको जब बहुत जनरेशन्स तक ब्रीड कराया, तब प्रोड्यूस होती हैं फिर इस तरह की साहिवाल काउस। तो ये हमने समझा। अब आपको अपनी नोटबुक में क्या लिखना है? उस काऊ का नाम लिखना है जो मैंने अभी बताया, और वो कहाँ की है ये बताया। ये 2 चीज़ें आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। चलो, आई होप कि आपने नाम लिख लिया है और आपने उस जगह का नाम भी लिख लिया है। तो गाय का नाम क्या है? साहिवाल काऊ, और ये कहाँ की है? पंजाब की है। लेकिन अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें हमने ये तो समझा ही नहीं कि आखिर इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है, क्यों ये सिमिलैरिटीज़ हो रही हैं, क्यों कुछ वेरिएशंस हो रहे हैं पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में। ये चीज़ें हमें अभी तक साइंटिफिकली समझ में नहीं आई, तो ये हम लोग अब समझेंगे। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर ये मेंडल कौन है और इन्होंने कौन सा लॉ दिया है, ये सब कुछ अभी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक से फिर से एक अच्छी कहानी की तरह इसको समझेंगे और आपको बिल्कुल एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो हम किस तरह पढ़ेंगे? स्टोरी के फॉर्म में। तो हम चलते हैं एक ईयर जो कि है 1856। आज से कितने सालों पहले की बात है? काफ़ी सालों पहले की बात है। तो 1856 में हम चलते हैं, वहाँ पर एक मॉन्क रहते हैं। उन मॉन्क का नाम है ग्रेगर मेंडल। मॉन्क क्या होता है? साधु वगैरह, राइट? ये हमें समझ में आ गया। तो 1856 में हम चलते हैं, वहाँ पर एक मॉन्क है जिनका नाम क्या है? ग्रेगर मेंडल। ये जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर एक पूरा गार्डन भरा हुआ था, किससे?
पी प्लांट से। पी प्लांट क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मटर बोलते हैं। तो वहाँ पर मटर के बहुत सारे प्लांट्स थे। अब वो वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि ये जो पी प्लांट्स है, इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि काफ़ी टॉल हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि ड्वार्फ हैं। ड्वार्फ है यानी छोटी हाइट के हैं, टॉल यानी लंबी हाइट के हैं, ड्वार्फ यानी छोटी हाइट के हैं। इसके अलावा कुछ में देखते हैं कि वो जो सीड है, सीड कौन सी, जो मटर है, ये कैसी है, उसमें किसी में तो येलो है और किसी में ये ग्रीन कलर की है। ऐसे ही वो देखते हैं कि कुछ जो फ्लावर्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं वाइट कलर के और कुछ आ रहे हैं पर्पल कलर के या वॉयलेट कलर के, अपन बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें मेंडल यहाँ पे देख रहे थे कि भाई ये जो पी प्लांट है, इसके अंदर ये हमें अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। अभी क्वेश्चंस उनके दिमाग में भी थे कि आखिर क्यों जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखती हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि एग्जैक्ट सिमिलैरिटी क्यों नहीं देखने के लिए मिलती है। ये दो क्वेश्चन तो उनके दिमाग में भी थे। इन्हीं क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए वो करते हैं एक एक्सपेरिमेंट, या बोल सकते हो इन्वेस्टिगेशन। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल एक पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जैसा परफॉर्म करते हैं। वो हम लोग बिल्कुल जैसे अभी तक हम एक स्टोरी की तरह समझते आ रहे हैं, वैसे ही हम आगे भी समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या करी, चूजिंग द राइट प्लांट्स। तो देखो यहाँ पे उनके पास में क्या, पी प्लांट्स तो थे, है ना, लेकिन अब उन्हें ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए ऐसे प्लांट्स चाहिए जो कि प्योर हो। प्योर का क्या मतलब है कि जो कंटिन्यूसली बहुत सारी जनरेशन्स तक एक ही जैसे कैरेक्टर्स दें। जैसे कि अगर कोई प्लांट टॉल है तो वो अगली जनरेशन में भी कैसा है, टॉल है, उसकी अगली में भी कैसा है, टॉल, उसकी अगली में भी कैसा है, टॉल है। उन्हें ऐसा प्लांट नहीं चाहिए जो कि एक बार टॉल आ रहा है, उसके अगले वाले में वो ड्वार्फ आ गया है, उसके अगले वाले में वो मीडियम हाइट का आ गया है, उसके अगले में वो टॉल आ गया। ऐसा उन्हें प्लांट नहीं चाहिए था। उन्हें इस तरह का प्लांट चाहिए जो हर जनरेशन में एक जैसा दिखे। इसी को हम क्या कहते हैं कि ये प्योर ब्रीडिंग प्लांट है। समझ में आया। तो देखो ये काम करने में मेंडल को काफ़ी साल लग गए कि वो कंटिन्यूसली हर जनरेशन में देख रहे हैं कि टॉल प्लांट आ रहा है कि नहीं, टॉल आ रहा है, टॉल आ रहा है, टॉल आ रहा है। इस तरह का पैटर्न तो उन्हें नहीं दिख रहा है, ये वो देख रहे थे। तो जब उन्हें बहुत साल लगाने के बाद पता चल गया कि हाँ भाई ये प्लांट हर जनरेशन में टॉल ही आ रहा है, तो उसको उन्होंने क्या बोल दिया कि ये कैसा प्लांट है, अब प्योर प्लांट है। इसी को हम आज कह देते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है। ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब यही सेम चीज़ उन्होंने और दूसरे पौधों के लिए भी करी। जैसे उन्होंने यहाँ पे टॉल के लिए किया, वैसे ही उन्होंने ड्वार्फ के लिए भी किया था कि जो ड्वार्फ है वो अगली जनरेशन में भी ड्वार्फ ही आए, उसके अगली में भी ड्वार्फ आए, उसके अगली में भी ड्वार्फ ही आए। तो इस तरह से उन्होंने कोशिश करी थी कि ऐसा प्लांट उन्हें मिल जाए, राइट। ऐसे ही दूसरे कैरेक्टर्स भी है जो हम आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ पर हम सिंपली समझने के लिए इस तरह से समझ रहे हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, देखो हमने बोला कि एक ईयर है 1856। ये ईयर आपको याद हो गया 1856। उसमें एक मॉन्क है जिनका कि नाम क्या है, ग्रेगर मेंडल, जो कि क्या करते हैं, जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे पी प्लांट्स होते हैं। तो वो उसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ प्लांट्स तो टॉल हैं, कुछ ड्वार्फ हैं। उनकी जो सीड्स है किसी में येलो आती है, किसी में ग्रीन आती है। जो फ्लावर्स है किसी में वाइट आता है, किसी में पर्पल आता है। तो उन्हें भी यही क्वेश्चन था कि जो ऑफस्प्रिंग है, यानी जो बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो पी प्लांट जब रिप्रोड्यूस कर रहा है तब जो ऑफस्प्रिंग आ रही है वो पेरेंट्स की तरह ही क्यों दिखती है, पी प्लांट हमेशा पी प्लांट ही क्यों बना रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि एग्जैक्टली सिमिलर क्यों नहीं है, कुछ टॉल क्यों आते हैं, कुछ ड्वार्फ क्यों आते हैं। यही सब क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए वो क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। तो उसमें सबसे पहली स्टेप उन्होंने क्या करी, चूजिंग द राइट प्लांट्स, यानी एक सही प्लांट। उन्हें चाहिए था प्योर प्लांट, या जिसको हम आज की तारीख में कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, यानी जो बहुत सारी जनरेशन तक एक ही जैसा कैरेक्टर शो करे, उन्हें ऐसा प्लांट चाहिए था। जैसे अगर हम एक ट्रेट की बात करें जो कि है क्या, स्टेम हाइट। स्टेम हाइट जिसमें कि ये दो चीज़ें आ जाती हैं, टॉल और ड्वार्फ। तो जो बहुत सारी जनरेशन तक टॉल हो वो प्योर, जो बहुत सारी जनरेशन तक ड्वार्फ हो वो भी प्योर। लेकिन कभी टॉल, कभी ड्वार्फ, कभी मीडियम हाइट, कभी टॉल, ऐसा प्लांट हम प्योर कैटेगरी में नहीं रखते। इतना आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। इसके बाद में वो क्या करते हैं, तो देखो अभी हमने बोला कि इतनी जनरेशन्स तक वो सेल्फ पॉलिनेशन जब होने देते हैं। देखो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या, जो एक प्लांट होता है उस प्लांट के अंदर दोनों पार्ट्स होते हैं, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव और एक मेल रिप्रोडक्टिव। हम पी प्लांट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं एंथर। ये जो आपको दिख रहा है ये है एंथर, ठीक है। और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये स्टिग्मा है फीमेल पार्ट और ये एंथर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है।
इस एंथर के अंदर होता है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन समझते हैं आप, छोटे छोटे से पोलन ग्रेन्स ऐसे आते हैं जो कि क्या करेंगे, इस स्टिग्मा पर स्टिक हो जाएंगे। स्टिग्मा काफ़ी स्टिकी होता है, तो ये स्टिकी क्यों होता है, ताकि ये पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर स्टिक हो सके। इसके ऊपर स्टिक होते हैं और अल्टीमेटली हमें एक सीड देखने के लिए मिलता है। तो ये जो काम है ये पी प्लांट्स खुद ही कर लेते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, राइट। यही करने पे जब सेल्फ पॉलिनेशन होता गया तभी मेंडल को ये सब चीज़ें हमें देखने के लिए मिल गई, मेंडल को, राइट। लेकिन अब मेंडल क्या करते हैं, अब वो ये नहीं चाहते हैं कि ये जो प्लांट है खुद ही को ही पॉलिनेट करते रहे, क्योंकि अब तो उन्हें समझ में आ गया 4 बार 5 बार करने पर कि हाँ भाई एक ही जैसे प्लांट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये प्योर की कैटेगरी में है। अब वो क्या चाहते थे कि जैसे ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, अगर इनको आपस में पॉलिनेट करा दिया जाए तब क्या होगा। तो यहाँ पर मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर हम बोल रहे थे कि ये है सेल्फ पॉलिनेशन, जो नॉर्मली ये जो हो रहा है ये सेल्फ पॉलिनेशन से हो रहा है, राइट। लेकिन मेंडल क्या चाहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करना, यानी वो टॉल को ड्वार्फ के साथ पॉलिनेट कराना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, जैसे ये एक प्लांट है, ऐसे ही समझ लेते हैं कि ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है और ये एक फ्लावर है, इसके अंदर भी ऐसे ही पार्ट्स हैं। तो इसके जो एंथर है यानी इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको मेंडल ने कर दिया क्या, कट। इसको कट कर दिया, इसके अंदर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ये फीमेल पार्ट, राइट। और यहाँ पर से क्या किया, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो एंथर है, इसके अंदर के जो पोलन ग्रेन्स है ये लगा दिए किस पे, स्टिग्मा पे। और अब जो सीड प्रोड्यूस होगा वो इन दोनों का मिलाकर प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियस है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। तो मेंडल ने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन, यानी इधर इन्होंने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया और उसको किसके साथ क्रॉस करा दिया, एक ड्वार्फ प्लांट के साथ। अब क्या होता है ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो मेंडल ने क्रॉस तो करा दिया, लेकिन इसके बाद में क्या होता है, वो वेट करते हैं जब सीड बनते हैं इसके अंदर, और वो सीड क्या बनते हैं, पूरे के पूरे प्लांट जब बन जाते हैं। जब पूरे प्लांट बन गए तो उसको हमने क्या कह दिया, यह है फर्स्ट जनरेशन। जैसे ये पेरेंट जनरेशन है अगर, तो उसके जो फर्स्ट जनरेशन है इसको हमने F1 नाम दिया, F यानी फिलाइल। तो फिलाइल 1 प्रोजेनी हमने इसको नाम दिया, प्रोजेनी यानी बच्चे। तो ये चीज़ हमें समझ में आई कि मेंडल ने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन किया, टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ में कर दिया पॉलिनेट। अब फर्स्ट जनरेशन जो है उसका नाम था F1। अब मेंडल यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब उन्होंने टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ में पॉलिनेट करवाया तब कुछ प्लांट हो सकता है टॉल आए, कुछ ड्वार्फ आए, कुछ मीडियम हाइट के आए, ये उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन असल में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। मेंडल देखते हैं कि सारे के सारे प्लांट कैसे आ गए, टॉल आ गए, सारे के सारे प्लांट लाइन से टॉल प्लांट्स निकल गए। मेंडल को ये चीज़ काफ़ी सरप्राइजिंग लगती है, राइट। तो मेंडल क्या करते हैं, सब कुछ ध्यान से नोट डाउन कर लेते हैं, सब कुछ ध्यान से वो नोट डाउन करते जाते हैं साथ साथ में। इसके बाद में आती है क्या, हमारी स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 3 ये थी कि उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया। यहाँ पर आ जाएगी स्टेप नंबर 3 कि उनको क्या दिखा, उनको सारी प्लांट्स कैसे दिख गए, टॉल दिख गए, और एक भी ड्वार्फ प्लांट नहीं दिखा, जबकि असल में तो ड्वार्फ के साथ में हुआ था पॉलिनेशन। तो ड्वार्फ प्लांट भी दिखने चाहिए थे, पर ड्वार्फ प्लांट दिखे ही नहीं। यहाँ पर वो सोचते हैं कि आखिर ड्वार्फ ट्रेट कहाँ चले गया, क्या वो जो ड्वार्फ ट्रेट था वो पूरी तरह से गायब हो गया, ये वो जानना चाहते थे। उन्हें पता तो नहीं था, लेकिन वो सब कुछ क्या करते हैं, लिख लेते हैं अपनी डायरी में। अब स्टेप 4 आ जाएगी, जिसके अंदर सेकेंड एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म करते हैं। तो स्टेप 4 क्या आ जाती है, जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट वो अब परफॉर्म करते हैं। तो देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, टॉल को किसके साथ कराया, ड्वार्फ के साथ, प्योर टॉल को प्योर ड्वार्फ के साथ में उन्होंने पॉलिनेट कराया। तो उन्होंने क्या देखा कि सारे ही कैसे आ गए, ऑफस्प्रिंग्स टॉल आ गए, राइट। अब वो क्या करते हैं, अब वो जो सारे ऑफस्प्रिंग्स आए हैं उनको आपस में पॉलिनेट नहीं कराते, उनको सेल्फ पॉलिनेट होने देते हैं। तो अब वो क्या करते हैं कि जो प्लांट्स बने हैं, जो कि सारे ही कैसे बन गए हैं, टॉल बन गए हैं, अब वो इनको किसी और नए प्लांट के साथ करने की जगह, किसी और ड्वार्फ, किसी और टॉल के साथ करने की जगह आपस में ही पॉलिनेट करा देते हैं। तो जब इनको आपस में पॉलिनेट कराएंगे तब क्या होगा, ये भी मेंडल के लिए काफ़ी शॉकिंग हो जाता है। तो इसको करा दिया, उसके बाद में क्या करेंगे, पॉलिनेशन करा दिया, क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद में वो वेट करेंगे, उसके बाद में सीड प्रोड्यूस होगा और फिर एक नया प्लांट प्रोड्यूस होगा। और वो नया प्लांट, उसकी हाइट कैसी दिखती है हमें, उसकी हाइट मेंडल को दिखती है कि वो 3:1 के रेशियो में है। 3:1 यानी 3 टॉल है और एक प्लांट आ गया है जो कि ड्वार्फ है। इसको हमने बोला था कौन सी जनरेशन, F1। तो इसको हम कौन सी जनरेशन बोल सकते हैं, F2। F का मतलब क्या है, फिलाइल, फिलाइल 1 फिलाइल 2 प्रोजेनी, राइट। तो यहाँ पर मेंडल को काफ़ी शौक लगता है जान के कि जो ड्वार्फ ट्रेट है वो वापस से आ गया है। तो अब बताओ कि वो जो ड्वार्फ ट्रेट था वो यहाँ पर तो दिख नहीं रहा था, यहाँ पर दिख रहा है, तो यानी ड्वार्फ ट्रेट क्या कहीं डिसअपियर हो गया था, नहीं, ड्वार्फ ट्रेट कहीं डिसअपियर नहीं हुआ था, पर वो छुप गया था इस टॉल ट्रेट के आगे। समझ में आया, ये हमने पढ़ा स्टेप 4 में।
अब एक और चीज़ समझते हैं, देखो साथ साथ में समझेंगे, उसके बाद में हम रिवाइज भी करेंगे और मैं आपको लिखने का भी टाइम दूंगी। तो स्टेप 5 क्या है? काउंटिंग एवरीथिंग। मेंडल जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते जा रहे थे, जो भी रिजल्ट आ रहा था, उन्हें खुद भी अभी कुछ खास समझ में तो नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर वो सब कुछ नोट करते जा रहे थे। तो एक पैटर्न उन्हें क्या देखने के लिए मिला कि जब उन्होंने टॉल को ड्वार्फ के साथ कराया, जो प्योर प्लांट थे, जो पेरेंट प्लांट थे, जब इनको कराया तो उन्हें क्या देखने के लिए मिला कि सारे ही कैसे आ गए? टॉल आ गए, राइट। फिर जब इन्हीं को आपस में करा दिया उन्होंने, तब उन्हें क्या देखने के लिए मिला कि 3 टॉल आ गए और एक कैसा आ गया? ड्वार्फ आ गया। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने बहुत बार रिपीट किया, बहुत सारे प्लांट्स के साथ में, बहुत सारे पी प्लांट्स के साथ में, और हर बार उन्हें यही रेशियो देखने के लिए मिला 3:1 का। तो अब जब धीरे धीरे करके हर चीज़ में उन्हें यही सेम रेशियो देखने के लिए मिलता है, तो वो किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं ये हम समझते हैं स्टेप 6 में। ये जब उन्होंने देखा बहुत सारे प्लांट्स में, ये हमने किस ट्रेट की बात करी थी? स्टेम की हाइट की, राइट। स्टेम हाइट के बारे में हमने बात करी, तो उन्हें ये ट्रेट बहुत सारे पी प्लांट्स में देखने के लिए मिला। अब वो क्या करते हैं? अगले उसमें देखते हैं। जैसे कि उन्होंने एक ट्रेट लिया, मान लेते हैं सीड कलर। सीड कलर क्या होता है? जो आप मटर के दाने देखते हो अंदर, वो कौन से कलर के हैं? तो उन्होंने देखा कि जब वो प्योर येल्लो को, एक तो प्योर येल्लो है, उसको जब वो क्रॉस कराते हैं प्योर ग्रीन के साथ में, तो उन्हें क्या देखने के लिए मिलता है? उन्हें देखने के लिए मिलता है कि सारे ही येलो उन्हें देखने के लिए मिल रहे हैं, कोई भी ग्रीन उन्हें दिखा ही नहीं। तो असल में जो ग्रीन पी प्लांट हम खाते हैं वो रेसेसिव ट्रेट है। अच्छा, रेसेसिव और डोमिनेंट क्या होता है ये भी हम आगे समझेंगे। बस अभी आप इतना समझो कि जब उन्होंने प्योर येलो को प्योर ग्रीन सीड के साथ में किया, तो उन्हें सारे ही येलो मिल गए। फिर जब इनको आपस में पॉलिनेट करवा दिया, तब उन्हें क्या दिखा? तब उन्हें दिखा कि 3 येलो आ गए हैं और एक कैसा आ गया है? ग्रीन आ गया है। फिर से कौन सा रेशियो आ गया? 3:1 का। यही सेम चीज़ उन्होंने रिपीट कर दी, अब किसके साथ में? राउंड और रिंकल्ड के साथ। यानी जो सीड है वो ऐसा पूरा राउंड है या फिर कुछ इस तरह से रिंकल्ड है। तो इसमें भी उन्होंने क्या दिखा कि पहले तो सारे कैसे आ गए? राउंड आ गए, और उसके बाद में कैसे आ गए? 3 राउंड आए और उसके बाद में रिंकल्ड एक आ जाता है। तो यही सेम उन्हें हर बार पैटर्न नोटिस होता गया। तो उन्होंने टोटल कितने ट्रेड्स लिए थे? 14 ट्रेड्स कंसिडर करे थे। इसको हम बोल सकते हैं कि 7 पेयर्स में ये थे। जैसे कि एक ट्रेट है टॉल और एक ट्रेट है क्या? ड्वार्फ, राइट। ये दोनों मिला के एक पेयर बन सकते हैं, जिसको हम स्टेम हाइट की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये एक ट्रेट है टॉल और ड्वार्फ का, मतलब 2 ट्रेट्स हैं। ऐसे ही तीसरा ट्रेट आ जाएगा कि सीड कलर येलो है या सीड कलर ग्रीन है। ऐसे ही एक आ जाएगा कि सीड कलर राउंड है, और दूसरा आ जाएगा कि सीड कैसा है? रिंकल्ड है। तो इस तरह से टोटल 14 ट्रेट्स देखे थे, जिनको कि 7 पेयर्स की कैटेगरी में मेंडल ने रखा था। तो एक बार हम लोग ये पूरे 14 ट्रेट्स देखते हैं और 7 पेयर्स कौन से बन रहे थे ये पूरा देखते हैं। चलो तो अब समझते हैं कि 14 ट्रेट्स क्या हैं। सबसे पहला तो जो हम इतनी देर से समझ रहे हैं वो है स्टेम हाइट। स्टेम हाइट में 2 चीज़ें कौन सी आ जाएगी? एक तो है टॉल और एक है ड्वार्फ। दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी? सीड कलर। सीड कलर में क्या देखा हमने? एक हो सकता है क्या? येलो, और दूसरा हो सकता है ग्रीन। ऐसे ही हमने एक और देखा, वो है सीड शेप। सीड शेप में आ जाएगा क्या? राउंड और रिंकल्ड। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आ जाएगा? फ्लावर का कलर कैसा है? तो फ्लावर का कलर या तो वॉयलेट हो सकता है या फिर वाइट। ऐसे ही पॉट का कलर या तो ग्रीन हो सकता है या फिर येलो। और पॉट का शेप फुल हो सकता है या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है। और सबसे आखिरी में आ जाता है फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल हो सकती है और टर्मिनल हो सकती है। अब देखो स्टेम हाइट तो हमें समझ में आ गया कि या तो एक बहुत टॉल है या फिर एक कैसा है? ड्वार्फ है, राइट। सीड कलर हमें समझ में आ गया, एक येलो हो सकता है और एक ग्रीन हो सकता है। सीड शेप में एक राउंड हो सकता है और एक कैसा हो सकता है? थोड़ा रिंकल्ड हो सकता है। फ्लावर कलर में एक वॉयलेट फ्लावर दे सकता है और एक कैसा दे सकता है? वाइट फ्लावर दे सकता है। पॉड कलर यानी जो बाहर उसका, जिसको आप मटर का छिलका बोलते हो, जिसके अंदर मटर के दाने होते हैं, तो ये जो बाहर है इसको बोलते हैं हम क्या? पॉड। तो ये पॉड कैसा है? ग्रीन हो सकता है या फिर येलो हो सकता है। पॉड का शेप फुल हो सकता है या फिर इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है, ठीक है। और फ्लावर की पोजीशन या तो एक्सियल हो सकती है या फिर टर्मिनल हो सकती है। देखो एक्सियल का क्या मतलब है कि ये जो मेन स्टेम है, इसी में से ये इसकी ब्रांचेस निकल जाएं और इधर से ये फ्लावर
आ जाए तो इसको हम बोल देंगे कि एक्सियल पोजीशन है। और टर्मिनल, टर्मिनल वर्ड का ही मतलब होता है एंड, तो यानी सबसे टॉप पर, सबसे एंड पर अगर फ्लावर्स आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एंड पर, तो उसको हम बोल देंगे क्या, कि टर्मिनल फ्लावर पोजीशन है। राइट, तो ये 14 ट्रेट्स हो गए और 7 पेयर्स हो गए। राइट, ये 7 पेयर्स है, तो ये हमें समझ में आ गया। तो आखिर इस सब के बाद में मेंडल ने क्या कंक्लूड किया? तो मेंडल ये कंक्लूड करते हैं, बहुत साल एक्सपेरिमेंट्स चलता है। कितने साल चलता है ये एक्सपेरिमेंट? मेंडल करते हैं पूरे 7 सालों तक। हमने पढ़ा था कि कब से स्टार्ट हुआ था, ये 1853 से, और ये चलता है पूरा 1863 तक। इतने सालों तक मेंडल ने यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। राइट, उसके बाद में उन्हें क्या समझ में आया कि जो भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर क्या होता है, जो भी ट्रेट, जैसे टॉल एक कैरेक्टर है, ड्वार्फ एक कैरेक्टर या ट्रेट है, तो ये जो कैरेक्टर है ये आता है किससे, दो इनविजिबल फैक्टर से आ रहा है। हमें दिख नहीं रहा है, हमें पता नहीं है। मेंडल को अभी भी ये चीज़ क्लियरली नहीं समझ में आ रही थी कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि दो इनविजिबल फैक्टर्स हैं, जिसमें से कि एक इनविजिबल फैक्टर जो है वो मदर से आता है और एक फादर से आता है। कभी कभी एक कैरेक्टर या एक ट्रेट दिख जाता है और दूसरा नहीं दिख पाता है, और जब उसको वापस से हम पॉलिनेट कराएं तो हो सकता है कि ये ट्रेट भी दिखने लग जाए। तो ये चीज़ें मेंडल ने कंक्लूड करी थी। राइट, तो इतना हमें आज के लेक्चर में पढ़ना था। अब हम क्या करेंगे, जैसा मैंने बोला था, जो जो मैं आपको बोलूँगी वो आपको लिखना है। तो हम लोग जहाँ से हमने मेंडल के बारे में पढ़ना शुरू किया वहाँ से रिवाइज करते जाएंगे। मैं आपको बोलते जाऊँगी कि आपको अब लिखना है, तो वो आप बिना देखे लिखते जाएंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 1856 से। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करना कब से स्टार्ट किया था, 1856 से। 1856 ये ईयर आपको याद हो जाना चाहिए। अभी अभी हमने पढ़ा था कि मेंडल ने कितने सालों तक एक्सपेरिमेंट किया था, 7 सालों तक। और ये साल कौन से है, 1856 से 1863 तक। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली बात, किसने कंडक्ट किया, ग्रेगर मेंडल ने। दूसरी बात, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक किया, 1856 से 1863 तक। तीसरी बात, कितने सालों तक किया, 7 सालों तक। ये 3 चीज़ें आपको याद हो गई हैं। अब आपको एक बार अपनी नोटबुक में ये तीनों चीज़ें लिख कर देखनी है। तो मैं आपके लिए फिर से क्वेश्चंस रिपीट करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसने कंडक्ट किए ये सारे एक्सपेरिमेंट्स? आपको नाम लिखना है उस मॉन्क का। आई होप आपने लिख लिया है। सेकंड क्वेश्चन है कि कितने सालों तक ये एक्सपेरिमेंट चला था। वेरी गुड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ईयर से किस ईयर तक ये एक्सपेरिमेंट इस मॉन्क ने कंडक्ट किया था। अगर आप इन्हें ये तीनों क्वेश्चंस लिख लिए हैं, इनके आंसर्स लिख लिए हैं, वेल एंड गुड। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चीज़। नेक्स्ट क्या है कि मेंडल के दिमाग में भी यही था कि ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स के जैसे ही क्यों दिख रहे हैं और एग्जैक्टली सिमिलर क्यों नहीं है। वहाँ पर उनके पास में एक गार्डन रहता है, बहुत सारे पी प्लांट रहते हैं। वहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, कुछ टॉल है, कुछ ड्वार्फ है, सीड में कुछ येलो है, कुछ ग्रीन है, फ्लावर में कुछ वाइट है, कुछ वॉयलेट है। ये वो ऑब्जर्व करते हैं। इसी सब चीज़ों का पता लगाने के लिए वो क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। हमने टोटल 6 स्टेप्स पढ़ी हैं, एक एक स्टेप समझते जाएंगे और आप अपने नोटबुक में बिना देखे लिखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी, चूजिंग द राइट प्लांट। यानी सबसे पहले कैसा प्लांट चाहिए था, प्योर प्लांट चाहिए था। नाम याद हो गया आपको, कैसा प्लांट चाहिए, प्योर। प्योर कोई हम एक और नाम क्या बोलते हैं, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। क्या बोलते हैं, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। क्या बोलते हैं, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। तो प्योर या फिर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट चाहिए था मेंडल को। उसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत सालों तक सेल्फ पॉलिनेशन होने देते हैं, बहुत सालों तक। जो टॉल है, बहुत साल मतलब बहुत जनरेशन्स तक, तो बहुत जनरेशन्स तक जो टॉल प्लांट है वो वापस से टॉल प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं ये देखते हैं। फिर वो वापस से क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वापस टॉल प्रोड्यूस कर रहा है, वापस से देखेंगे। तो ये वो काफ़ी जनरेशन्स तक कंटिन्यू करते हैं सारे ट्रेड्स के लिए जो हमने अभी लास्ट में देखे थे। तो टॉल में वो देखते हैं, ऐसे ही वो ड्वार्फ में देखते हैं, ऐसे ही वो अलग अलग कलर्स में, फ्लावर्स में, सब में नोटिस करते हैं। और जब बार बार उन्हें एक जैसा रिजल्ट मिलता है तब वो उसे क्या बोलते थे कि ये कैसा है, प्योर या फिर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है। सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब है कि एक ही फ्लावर के अंदर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव भी है। तो ये जो एंथर है यही अपना पोलन इसके ऊपर स्टिक कराएगा और फिर यहाँ पर सीड बनेगा और उस सीड से फिर प्लांट प्रोड्यूस होगा। ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो पहली स्टेप क्या थी, चूजिंग द राइट प्लांट। इसको आप अपने शब्दों में अब अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि सबसे पहले मेंडल ने क्या किया। आई होप आपने लिख लिया है।
अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि थी द बिग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें मेंडल ने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन। पहली स्टेप में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, जिससे कि उन्हें प्योर प्लांट मिल गए। फिर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में मेंडल क्या करते हैं, एक ये जो प्योर टॉल प्लांट है और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट है, इसको लेते हैं और इसको क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा, 2 फ्लावर्स लेंगे, एक फ्लावर में से क्या कर देंगे, उसका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी एंथर है उसको हटा देंगे। अब इसमें क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट। दूसरे फ्लावर में से ये जो मेल है, जो एंथर है, उसके अंदर जो पोलन है, वो इसके ऊपर स्टिक करवा देंगे। तो ये हो गया क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। जब इनको क्रॉस कराया तो जो फर्स्ट जनरेशन आई उसको क्या नाम दिया, F1 यानी फिलायल 1 प्रोजेनी या फिलायल 1 जेनरेशन। तो उससे उन्हें क्या दिखा, काफी शॉकिंग रिजल्ट्स थे कि टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराने पर एक भी ड्वार्फ नहीं दिखा, सारे के सारे कैसे दिख गए, टॉल दिख गए। समझ में आया। पहली स्टेप क्या थी कि प्योर प्लांट चाहिए, जिसको ट्रू ब्लीडिंग प्लांट भी बोलते हैं। दूसरी चीज क्या बोली कि क्रॉस पॉलिनेशन किया टॉल और ड्वार्फ का, और फिर क्या देखा कि सारे कैसे आ गए, टॉल आ गए। तो अब ये भी आप अपनी नोटबुक में अपने वर्ड्स में लिखकर देखो। चलो वेल एंड गुड, आपने सेकंड भी लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, जो हमने थर्ड स्टेप पढ़ी थी। तो थर्ड स्टेप यहाँ पर ही हमने लिखी थी कि उनको क्या रिजल्ट मिला, सारे ही टॉल आ गए, राइट। तो हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप पढ़ लिया। अब आते हैं हम फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप का नाम क्या है, द सेकेंड एक्सपेरिमेंट। जो चारों टॉल प्रोड्यूस हुए, F1 जनरेशन जिसको कि हमने बोला फिलायल 1, उसको जब उन्हें क्रॉस उसको जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट कराया, इनको आपस में जब पॉलिनेट कराया तो जो रिजल्ट आया, जिसको कि हमने F2 जनरेशन बोला फिलायल 2, उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी शॉकिंग थे, क्योंकि जो ड्वार्फ पहली जनरेशन में कहीं भी नहीं दिखा, वो दूसरी जनरेशन में दिख जाता है। 3:1 के रेशियो में इन्हें सब कुछ देखने के लिए मिलता है। तो ये था सेकेंड एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जो F1 जनरेशन थी उसको ही आपस में पॉलिनेट करा दिया, किसी और बाहर वाले प्लांट से नहीं कराया, जो पूरा टॉल हो, पूरा ड्वार्फ हो, उसके साथ में ना कराते हुए इनको आपस में जब इन्होंने कराया पॉलिनेट, तो क्या दिखता है F2 यानी फिलायल 2 जनरेशन में कि कितने ड्वार्फ आ गए और कितने टॉल आ गए। ये आपको लिखना है अपने वर्ड्स में। तो आपको सब कुछ शॉर्ट में लिखते जाना है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे कि आपको समझ में आए। आपको अपने नोट्स किसी को दिखाना करना नहीं है, आपको सिर्फ अपने लिए लिखना है। तो आपको सब शॉर्ट में लिखना है। अब स्टेप 5 आ जाती है क्या, काउंटिंग एवरीथिंग। तो उन्होंने क्या किया, जब प्योर डॉल को प्योर ड्वार्फ से करवाया था तो क्या आया रिजल्ट, उन्होंने लिखा। फिर जब इनको आपस में कराया तब क्या आया रिजल्ट, ये उन्होंने लिखा। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि कौन से रेशियो में आ रहा है, 3:1 के रेशियो में F2 जनरेशन में देखने के लिए मिल रहा है। तो अब आप अपनी नोटबुक में बिना देखे लिखो कि F2 जनरेशन में कौन से रेशियो में आपको देखने के लिए मिला था, 3:1 के रेशियो में। परफेक्ट। अब आ जाती है हमारी लास्ट स्टेप, जो कि है स्टेप 6। इसके अंदर वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर तो उन्होंने समझ में आ गया, उन्होंने एक जो कैरेक्टर लिया था वो था स्टेम हाइट, वो उन्होंने देखा करके कि अच्छा ऐसा हो रहा है, काफ़ी सारे प्लांट्स के साथ किया और यही सेम रिजल्ट उन्हें देखने के लिए मिला। तो अब वो क्या करते हैं स्टेप 6 में, अब वो अलग अलग ट्रेड्स लेते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स लेते हैं। जैसे एक हो सकता है सीड कलर, एक हो सकता है सीड शेप, एक हो सकता है पॉड कलर, एक हो सकता है पॉड शेप, एक हो सकता है फ्लावर पोजीशन और एक हो सकता है फ्लावर कलर। इस तरह से उन्होंने पूरे 7 ट्रेड्स इसको मिला के, स्टेम हाइट को मिला के टोटल कितने 7 ट्रेड्स देखे, और उन्होंने देखा कि क्या सब में सेम चीज़ आ रही है। तो हाँ, सब में ही सेम चीज़ आ रही थी, सब में ही यही रेशियो देखने के लिए मिल रहा था। तो ये चीज़ें अब आप लिखेंगे स्टेप 6 करके अपने नोटबुक में। चलो, तो आई होप आपने ये सब कुछ लिख लिया है। अब हमारी जो लास्ट चीज़ थी जो हमने पढ़ी थी कि मेंडल ने आखिर में क्या किया, तो ये सब ट्रेड्स उन्होंने देखे थे और ये कंक्लूड किया, 7 सालों तक एक्सपेरिमेंट किया, 1853 से 1863 तक, सॉरी 1856 से
1863 तक। और उन्होंने क्या बोला कि ये जो कैरेक्टर है वो 2 इनविजिबल फैक्टर्स से आ रहे हैं। इन फैक्टर्स को हमने आगे जाके क्या बोला, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पर अभी हम बोल रहे हैं कि मेंडल ने बोला कि 2 इनविजिबल फैक्टर्स है, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। दोनों में से कोई सा भी एक फैक्टर ज़्यादा डोमिनेटिंग है। डोमिनेटिंग मतलब दोनों के कंपेरिजन में ये ज़्यादा ट्रेट दिख रहा है, राइट, और दूसरा ट्रेट उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। ये सब चीज़ें मेंडल ने बताई। तो जो 7 ट्रेट्स कंसिडर किए थे, इसके ऊपर क्वेश्चंस नीट में आ चुके हैं। तो हम इसको डिटेल में एक बार अच्छे से याद करते हैं। तो कैसे याद करेंगे, देखो 2 चीज़ें हैं जो कि अलग है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक तो है सीड कलर, एक है सीड शेप। क्योंकि स्टेम हाइट तो आपको याद हो चुकी है, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, आपको अच्छे से याद हो चुका है। दूसरी चीज़ देखते हैं, एक सीड कलर है और एक सीड का शेप है, यानी मटर कैसे कलर का दिख रहा है और मटर का शेप कैसा है। तो एक तो येलो हो सकता है और एक कैसा हो सकता है, ग्रीन। ये याद हो गया, येलो हो सकता है और ग्रीन। कैसा हो सकता है, येलो और ग्रीन, राइट। सीड का शेप देखें तो कैसा हो सकता है, राउंड हो सकता है और रिंकल्ड, राउंड हो सकता है और रिंकल्ड, राउंड और रिंकल्ड। समझ में आ गया। 3 चीज़ें याद कर ली हमने अभी तक। एक तो है स्टेम हाइट जिसमें टॉल और ड्वार्फ लिखा हमने, एक है सीड कलर जिसमें कि हमने लिखा एक येलो हो सकता है और एक हो सकता है ग्रीन। एक हमने पढ़ा सीड का शेप जो कि हो सकता है राउंड या फिर रिंकल्ड। ये तीनों चीज़ें आप अभी लिख कर देखेंगे बिना देखे। चलो, आई होप आपने ये तीनों चीज़ें लिख ली हैं। अब फोर्थ पे आ जाते हैं, जो कि क्या है, फ्लावर कलर और फिर है फ्लावर पोजीशन। तो ये दो भी किसके ऊपर है, फ्लावर के ऊपर। यहाँ पे ये दो किस पे थे, सीड पे थे। फिर हम दो पढ़ रहे हैं फ्लावर पे और दो आ जाएंगे पॉड पे, और एक तो आपको याद हो ही चुका है जो कि है स्टेम हाइट। तो फ्लावर कलर कैसा हो सकता है, वॉयलेट हो सकता है और वाइट हो सकता है। दो कलर्स कौन से हैं, वॉयलेट और वाइट। कौन से हैं दो कलर्स, वॉयलेट और वाइट। कौन से हैं दो कलर्स, वॉयलेट और वाइट। ऐसी फ्लावर पोजीशन में दो पोजीशन हो सकती है, एक है एक्सियल और एक है टर्मिनल। एक्सियल मतलब ये जो मेन स्टेम है इसी से आसपास अगर फ्लावर्स निकल जाए तो इसको हम बोल देते हैं एक्सियल पोजीशन। टर्मिनल मतलब एंड पे, टर्मिनल वर्ड का मतलब ही होता है एंड। तो जब बिल्कुल इधर पॉइंट पे जहाँ से प्लांट ग्रो कर रहा है वहाँ पर अगर हमें फ्लावर्स देखने को मिलेंगे तो हम बोलेंगे टर्मिनल पोजीशन है। तो फ्लावर पोजीशंस कौन सी हो सकती हैं, फ्लावर आ सकते हैं एक्सियल पे और टर्मिनल पे, एक्सियल और टर्मिनल। फ्लावर का कलर कौन सा हो सकता है, वॉयलेट और वाइट। और फ्लावर की पोजीशन कौन सी हो सकती है, एक्सियल और टर्मिनल। समझ आ गया, याद हो गया। तो अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे जो कि है पॉड कलर और पॉड शेप। तो पॉड का कलर कैसा हो सकता है, ग्रीन और येलो। जैसे यहाँ पे सीड कलर का बोला था येलो और ग्रीन, यहाँ पे हम बोल रहे हैं पॉड कलर में ग्रीन और येलो। देखो जो एक डोमिनेटिंग और रिसेसिव ट्रेट्स वाली चीज़ है वो हम कल पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमें बस अब ये क्या करना है, ट्रेट्स को याद करना है। तो पॉड कलर हो सकता है ग्रीन या फिर येलो। पॉड का शेप कैसा हो सकता है, फुल या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड। फुल यानी इस तरह से इन्फ्लेटेड जो होता है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्शंस, ये आपको कॉन्स्ट्रिक्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड शेप। समझ में आ गया। तो हमने कितने ट्रेट्स पढ़े, 7 ट्रेट्स पढ़े हैं। कौन कौन से, एक तो है स्टेम हाइट, उसके बाद में दो किस पर है, सीड पर, तो सीड कलर और सीड शेप। फिर दो हैं किस पे, फ्लावर पे, फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन। और फिर है दो पॉड के ऊपर, पॉड कलर और पॉड शेप। ये सातों अब आप बिना देखे शुरू से लिखेंगे अपनी नोटबुक में। चलो, आई होप कि आपने ये सारे सातों ट्रेड्स लिख लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है।
तो देखो हमने शुरू किया था आज चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ह्यूमंस को बर्थ देंगे, डॉग को मैंगो सीड लगाएंगे तो मैंगो का प्लांट आएगा, ये हमने समझा था। उसके बाद में हमने बोला कि सिमिलैरिटी देखने को मिल सकता है और डिफरेंसेस भी देखने के लिए मिल सकते हैं। सिमिलैरिटी कैसे कि हर ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, ह्यूमन को ही प्रोड्यूस कर सकता है। और वेरिएशन क्या कि सारे ह्यूमंस एक जैसे नहीं दिखते, आप अपने पेरेंट्स की तरह रिजेंबल कर सकते हैं लेकिन एक्जैक्टली सेम नहीं दिखते। इन्हीं दोनों क्वेश्चंस का आंसर कौन करता है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक है इनहेरिटेंस और एक है क्या? वेरिएशन। इनहेरिटेंस मतलब जो पेरेंट्स को अपने ऑफस्प्रिंग से जो ऑफस्प्रिंग को अपने पेरेंट्स से मिल रहा है वो इनहेरिटेंस है। वेरिएशन यानी जिस डिग्री पे, यानी जो भी चेंजेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं वो है वेरिएशन। फिर हमने पढ़ा हेरिडिटी, जो कि एक टर्म है जो कि हम जनरल फिनोमिना को बोलते हैं कि भाई जो पेरेंट्स अपने प्रोजेनी को पास करते हैं, जनरल जो ट्रेट्स या कैरेक्टर्स है उसको हम बोल देते हैं क्या? हेरिडिटी। हेरिडिटी को ही हमने क्या बोला? बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बोला है। फिर हमने बात करा कि अगर हम बहुत सालों पहले तक देखें तो वहाँ पर जब सिर्फ फार्मर्स होते थे, कैटल रेयरर्स होते थे, उस वक्त वो किसको ब्रीड कराते थे? किस गाय को ब्रीड कराएंगे जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में दूध प्रोड्यूस कर रही है, ज़्यादा क्वालिटी का दूध प्रोड्यूस कर रही है। इसी को हम बोलते हैं क्या? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। यही चीज़ हुई थी पंजाब में साहिवाल काउस के साथ में। इसीलिए आज हमें ये काउ की एक ब्रीड देखने के लिए मिलती है। जैसे डॉग्स की अलग अलग ब्रीड होती है वैसे काउ की भी अलग अलग ब्रीड होती है। उसमें से एक ब्रीड है साहिवाल काउस की, जो कि काफ़ी क्वांटिटी में और काफ़ी क्वालिटी का दूध प्रोड्यूस करती है। ये कैसे प्रोड्यूस हुई है? इसी सिलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से। नेक्स्ट हमने शुरू किया मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो ईयर 1856 में एक मॉन्क होते हैं ग्रेगोर मेंडल नाम के, जिनके जो कि जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे पी प्लांट्स रहते हैं। उन्हें काफ़ी वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं उस पी प्लांट में। उनके दिमाग में भी यही क्वेश्चन आते हैं जिसको पता करने के लिए वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले प्योर प्लांट या ट्रू ब्रीडिंग प्लांट उन्हें चाहिए होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन होने देते हैं। जब काफ़ी जनरेशन तक एक ही जैसा ट्रेट उन्हें देखने के लिए मिलता है तब वो उसको क्या नाम दे देते हैं कि यह है प्योर प्लांट या फिर यह है ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब उसी फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसी प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसी को आपस में जब वो पॉलिनेशन हो जाता है तो सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। मेंडल क्या करते हैं? जब उन्हें प्योर प्लांट मिल गया तब करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन यानी दो अलग अलग फ्लावर्स है, एक का क्या कर दिया है? एंथर हटा दिया, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हटा दिया और यहाँ पर से मेल रिप्रोडक्टिव इस फीमेल में डाल दिया है। तब उससे क्या हो जाएगा? जो सीड प्रोड्यूस होगा उसको हम बोल देंगे क्या? ये किससे प्रोड्यूस हुआ? क्रॉस पॉलिनेशन से। तो उन्होंने प्योर टॉल लिया, प्योर डॉफ लिया और उसको जब क्रॉस कराया तो उन्होंने क्या देखा? जो फर्स्ट जनरेशन है जिसको कि हमने नाम दिया फिलाइल 1 या F1 जनरेशन, उसमें सारे कैसे आ गए? टॉल आ गए, कोई भी डॉफ दिखा ही नहीं। ये उन्होंने कंक्लूड किया। इसके बाद में स्टेप 4 आ जाती है द सेकेंड एक्सपेरिमेंट। इसमें उन्होंने क्या किया? जो F1 जनरेशन थी उसी को आपस में क्रॉस पॉलिनेट करा दिया, उसी को आपस में पॉलिनेट करा दिया। तब वो क्या देखते हैं? जो अगली जनरेशन आती है F2, उसमें अचानक से एक प्लांट उनको ड्वार्फ प्लांट दिखता है लेकिन बाकी सारे टॉल दिखते हैं। तो ये रेशियो 3:1 का आता है। स्टेप 5 में वो क्या करते हैं? इन सबको काउंट करते हैं, हर बार देखते हैं, हर बार बहुत सारे प्लांट्स, बहुत लार्ज सैंपल में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और हर बार वो यही देखते हैं कि 3:1 के रेशियो में सब चीज़ें आ रही हैं। स्टेप 6 में क्या होता है कि वो यही सेम एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने अभी स्टेम हाइट के लिए किया था ये वो बाकी सारी ट्रेड्स के लिए करते हैं, जैसे कि सीड कलर हो गया या सीड का शेप हो गया। इस तरह से उन्होंने 14 ट्रेड्स या जिनको हम 7 पेयर्स में रख सकते हैं ये उन्होंने देखा था। ये कौन से ट्रेड्स हैं? ये है स्टेम हाइट, सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर, पॉट शेप और फ्लावर पोजीशन। इसमें क्या था ये हमने देखा था कि स्टेम हाइट में आ जाते हैं टॉलर ड्वार्फ, सीड कलर में आ जाता है येलो और ग्रीन, सीड शेप में आ जाते हैं राउंड और रिंकल्ड और फ्लावर कलर में आ जाते हैं वॉयलेट और वाइट और पॉट कलर में आ जाते हैं ग्रीन और येलो। पॉट शेप में आ जाते हैं फुल और कॉन्स्ट्रक्टर और फ्लावर पोजीशन में है एक्जेल और टर्मिनल। एक्जेल यानी मेन स्टेम से जो आसपास निकल जाते हैं फ्लावर्स उसको एक्जेल बोलते हैं। टर्मिनल यानी एंड पे, एक एंड पे जब फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं तो उसको हम बोल देते हैं क्या? टर्मिनल। तो मेंडल ने क्या कंक्लूड किया? 7 साल मेंडल का एक्सपेरिमेंट चलता है 1856 से 1863 तक, और वो ये बताते हैं कि जो कैरेक्टर है वो 2 इनविजिबल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक फादर से आता है, एक मदर से आता है, और इसमें से एक दूसरे को दबा देता है यानी डोमिनेट कर देता है, ये उन्होंने कंक्लूड किया। इसके आगे जो भी होगा वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ये हमारा 50% यानी फाउंडेशन फेज कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे? अब हम रीड करेंगे एक बार एनसीईआरटी, उसके बाद में हम प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे जो इस टॉपिक से आए हुए हैं, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आपका आज का होमवर्क क्या है। तो अब हम लोग एनसीईआरटी समझते हैं। सबसे पहली लाइन है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एनिमल, और व्हाई अ मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट। तो यही चीज़ हमने पढ़ी थी कि ह्यूमंस को बर्थ देते हैं, डॉग को बर्थ देते हैं, एलिफेंट को बर्थ देते हैं, मैंगो सीड लगाएंगे तो मैंगो प्लांट आएगा। यही चीज़ हमने पढ़ी थी। गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स or do they show differences in some of their characteristics? Have you ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other or sometimes even so different? तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि क्या ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स से, यानी एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो क्या आप एग्जैक्टली सेम दिखते हो आपके पेरेंट्स की तरह? नहीं। क्या कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। अब क्या आपने कभी सोचा है कि सिबलिंग्स इतने सिमिलर क्यों दिखते हैं, यानी दो जो सगे भाई बहन हैं वो एक जैसे दिखते हैं, या कभी कभी बहुत डिफरेंट दिखते हैं? ऐसा क्यों होता है? दीज एंड सेवरल रिलेटेड क्वेश्चंस आर डेल्ट विद साइंटिफिकली इन अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज जेनेटिक्स। तो यही हम किस में पढ़ते हैं? जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स।
तो इसमें हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। यही चीज़ हमने बोलती, इनहेरिटेंस क्या, जो पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग को दे रहे हैं वो इनहेरिटेंस, और वेरिएशन क्या, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में, उसको वेरिएशन बोल दिया है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, यही चीज़ हमने बोली। प्रोजेनी यानी बच्चे या चिल्ड्रन। इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है, एक जनरल फिनोमिना होता है जिसमें कि कुछ ट्रेड्स या कैरेक्टर्स पेरेंट्स से अपने बच्चों को पास होते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या है, बेसिस ऑफ हेरिडिटी है। बेसिस यानी अगर इनहेरिट ही नहीं होगा कुछ भी, अगर पेरेंट्स से ट्रेड्स आएंगे ही नहीं तो फिर हेरिडिटी किस बात की, अगर इनहेरिट ही नहीं होगा तो फिर कुछ हेरिडिटी नाम की कोई चीज़ रहेगी ही नहीं। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम द पेरेंट्स, ये चीज़ हमने बोला, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं पेरेंट्स और प्रोजेनी के बीच में उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 to 1000 BC दैट वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वेरिएशन वॉज हिडन इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो काफ़ी सालों पहले तक भी लोगों को ये बात पता थी कि जो रीज़न है, जो मेन कॉज है वेरिएशन का, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। तो जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो बच्चा होता है, वो बिल्कुल पेरेंट से रिजेंबल करता है, बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, क्योंकि उसमें कुछ वेरिएशन होने जैसा है ही नहीं। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिस वजह से उसमें डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। They exploited the variations that were naturally present in the wild population of plants and animals to selectively breed and select for organisms that possess desirable characters. तो इन्होंने क्या किया, लोगों ने पुराने ज़माने के, जैसे हमने देखा कि अगर किसी के पास में 20 गाय हैं तो वो उसमें से उस गाय को ब्रीड कराएगा जो कि ज़्यादा दूध दे रही है, जो अच्छी क्वालिटी का दूध दे रही है। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि लोगों ने क्या किया, सिलेक्टिवली ब्रीड करा है। सिलेक्टिवली ब्रीड यानी जो हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए, जो जैसे हमें ट्रेड्स चाहिए आने वाले बच्चे में, वैसे ट्रेड्स वाले जो पेरेंट्स हैं उनको आपस में ब्रीड करा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउस वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स। फॉर एग्जाम्पल, साहिवाल काउस इन पंजाब। तो ये हमने एग्जाम्पल देखा था साहिवाल काउस का, कि साहिवाल काउस काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दूध प्रोड्यूस करते हैं। और ये किस तरह से हुआ है, काफ़ी जनरेशन्स तक जब इस तरह से आर्टिफिशियली ब्रीड कराया जाता है तब इस तरह की हाई क्वालिटी की गाय, एक हाई क्वालिटी की ब्रीड प्रोड्यूस होती है। वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट दो आर एंसेस्टर्स न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड वेरिएशन, दे हैड वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दीज फिनोमेना। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, पुराने जो लोग थे, उनको कुछ तो आइडिया था इनहेरिटेंस का, लेकिन उन्हें इसके पीछे का कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं पता था। उनको बस इतना पता था कि हाँ, इस तरह से ब्रीड कराने पर इस तरह का हमें ब्रीड या ऑफस्प्रिंग देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद में आते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी दैट हेडवे वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। हेडवे यानी इनिशियल स्टार्ट। तो जो स्टार्ट हुआ था वो कब से हुआ था, मिड 19th सेंचुरी में। ये चीज़ हमने देखी थी 1850s में। तो ग्रेगोर मेंडल आते हैं, कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस फॉर 7 years 1856 से 1863 तक एंड प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ग्रेगोर मेंडल नाम के एक मॉन्क होते हैं जिनके की गार्डन में क्या है, पी प्लांट्स हैं। अब वो पी प्लांट्स में क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है, जो हमने अभी पढ़ा, पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करते हैं 7 सालों तक, 1856 से 1863 तक, और फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस देते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न्स, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने मैथ्स को बायो में इंट्रोड्यूस किया, स्टैटिक्स को बायो में इंट्रोड्यूस किया। हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ वेरी लार्ज सैम्पलिंग साइज विच गिव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा दैट ही कलेक्टेड। लार्ज सैम्पलिंग साइज यानी बहुत सारे प्लांट्स को उन्होंने यूज़ किया था, सिर्फ 2-4 प्लांट्स को यूज़ करके उन्होंने पूरा कंक्लूजन नहीं दिया। इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि लार्ज सैम्पलिंग साइज था, जिसकी वजह से ज़्यादा एक्यूरेसी, ज़्यादा अच्छे से वो बता पाए कि भाई इतने इतने प्लांट्स को यूज़ करने पर ऐसा ऐसा डेटा निकल कर आया है। Also, the confirmation of his inferences from experiments on successive generations of his test plants proved that his result pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. तो उन्होंने क्या बताया, यहाँ पर एनसीईआरटी ऐसा बोल रही है कि उन्होंने प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके प्रॉपर उन्होंने रिजल्ट दिया कि ये डेटा है, ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पर ऐसा ऐसा रिजल्ट है। तो प्रॉपर डेटा, प्रॉपर उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज़ करके बताया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनरल रूल्स नहीं बता दिया, यानी ऐसे ही कुछ भी नहीं बता दिया कि भाई देखो अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा, ये चीज़ उन्होंने नहीं बताई। प्रॉपर उन्होंने डेटा के साथ में अपने पॉइंट्स रखे थे। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज 2 अपोजिंग ट्रेट्स। तो उन्होंने किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करी थी, ये हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो मेंडल ने यहाँ पर क्या बताया,
अलग अलग उन्होंने ट्रेड्स लिए और बिल्कुल अपोजिंग ट्रेड्स लिए, यानी एक अगर टॉल है तो दूसरा कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। बीच में कुछ भी उन्होंने नहीं लिया था। इसलिए हमने पढ़ा था कि उन्होंने सबसे पहले क्या करा था, बहुत जनरेशन तक क्या बनाया, सिर्फ और सिर्फ प्योर प्लांट्स, ये देखने के लिए कि जो टॉल है वो हर जनरेशन में टॉल आ रहा है या नहीं, जो ड्वार्फ है वो हर जनरेशन में ड्वार्फ आ रहा है या नहीं। तो ये उन्होंने किया था। येलो और ग्रीन सीड्स, यही चीज़ उन्होंने बाकी सब में भी किया था। दिस अलाउड हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस विच वॉज एक्सपैंडेड ऑन बाई लेटर साइंटिस्ट टू अकाउंट फॉर ऑल द डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशंस एंड द कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरेंट इन देम। तो ये जो उन्होंने एक फ्रेमवर्क दे दिया था इनहेरिटेंस का कि भाई ऐसा करने पर ऐसी चीज़ें होती हैं, इसी को यूज़ करके आगे जो साइंटिस्ट है उन्होंने और इसमें रिसर्च करी और पता किया। मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। ये चीज़ हमने बोली, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स या फिर प्योर प्लांट्स को यूज़ करके उन्होंने ये क्रॉस पॉलिनेशन कराया था। A true breeding line is one that having undergone continuous self-pollination shows the stable trait inheritance and expressions for several generations. True breeding plant किसको बोलेंगे या फिर pure plant किसको बोलेंगे, जो कि बहुत सालों तक सेल्फ पॉलिनेशन होने पर भी कैसा दे, बिल्कुल वही सेम ट्रेट रिपीट करे, उसको हमने बोला क्या कि ये क्या है, प्योर प्लांट है। Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties as pairs which were similar except for one character with contrasting traits. तो उन्होंने टोटल 14 ट्रेड्स लिए थे और एक पेयर, जैसे एक पेयर क्या हो सकता है, स्टेम हाइट में दो पेयर्स, एक पेयर क्या था, टॉल और ड्वार्फ का, ये एक पेयर हो गया, राइट। तो उन्होंने दोनों में बिल्कुल सिमिलैरिटीज़ ली, यानी जो टॉल और ड्वार्फ है वो हर मामले में बिल्कुल सेम है प्लांट, उनके अंदर हर चीज़ एकदम सेम है, बस एक डिफरेंस है, वो क्या है, स्टेम हाइट का। तो इसी तरीके से उन्होंने बाकी सारे उसमें भी किया था। तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ सेम, एक चीज़ डिफरेंट होगी और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होगी। सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स सिलेक्टेड वर स्मूथ और रिंकल्ड सीड्स, येलो और ग्रीन सीड्स, इन्फ्लेटेड फुल और कॉन्स्ट्रक्टेड ग्रीन और येलो पॉड्स एंड टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स। यही चीज़ हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या क्या थे। तो स्टेम हाइट था जिसमें टॉल और ड्वार्फ पढ़ा हमने, फिर फ्लावर कलर था जिसमें हमने वॉयलेट और वाइट कलर पढ़ा, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल, पॉड शेप में इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड कलर में ग्रीन और येलो, और सीड शेप में राउंड और रिंकल्ड, और सीड कलर में येलो और ग्रीन हो सकता है। ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ जाता है इसमें वो है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो इसमें हम समझते हैं एक एक करके। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय मेंडल वेयर ही क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। जीन क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ समझ रहे हैं, जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो हमने अभी समझा था कि जब उन्होंने टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट को आपस में क्रॉस कराया तब क्या हुआ, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है और ज़्यादा कुछ ऐसा एडवांस नहीं है। ही कलेक्टेड द सीड्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस एंड ग्रीव देम टू जनरेट प्लांट्स एज द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फिलाइल वन जनरेशन या प्रोजेनी। तो देखो यहाँ पर यही चीज़ हमने पढ़ी थी कि मेंडल ने क्या किया था, प्योर जब पी प्लांट्स उसको मिल गए थे, उसके बाद में उन्हीं को जब आपस में पॉलिनेट कराया था, क्रॉस कराया था, तब उन्हें क्या मिला था, जो जनरेशन मिली थी उसको उन्होंने F1 नाम दिया था। मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर टॉल लाइक वन ऑफ देयर पेरेंट्स, नन वर ड्वार्फ। तो उन्होंने यही देखा था कि सारे प्लांट्स कैसे आगे टॉल हो गए, ड्वार्फ एक भी नहीं है। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशंस फॉर अदर पेयर्स ऑफ ट्रेड्स। यही चीज़ उन्होंने बाकी सारे पेयर्स के लिए भी देखा था और उन्होंने हमेशा ये देखा कि जो F1 जनरेशन है, फिलहाल वन जो सबसे पहली जनरेशन आ रही है, वो अपने किसी एक पेरेंट की तरह ही दिख रही है, दूसरा पेरेंट का कोई नामो निशान भी उसमें नहीं है। लेकिन उसके बाद में जो दूसरी जनरेशन आती है उसमें उसका जो दूसरा पेरेंट है उसके कुछ कैरेक्टर्स उसमें दिख जाते हैं। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट एंड टू हिज सरप्राइज फाउंड दैट इन द फिलहाल 2 जनरेशन सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स वर ड्वार्फ। तो जब उन्होंने F1 को वापस से पॉलिनेट कराया तब उन्होंने क्या देखा कि F2 जनरेशन, फिलहाल 2 जनरेशन जो आ रही है उसमें कुछ ऑफस्प्रिंग कैसे आ गए, ड्वार्फ आ गए। द कैरेक्टर दैट वॉज नॉट सीन इन F1 जनरेशन वॉज नाउ एक्सप्रेस। तो क्योंकि F1 में तो कोई ड्वार्फ आया ही नहीं था, वो अब यहाँ पर ड्वार्फ हमें प्लांट दिख रहा है। द प्रपोर्शन ऑफ प्लांट्स दैट वर ड्वार्फ वर 1/4 ऑफ द F2 प्लांट वाइल 3/4 ऑफ द F2 प्लांट्स पर टॉल। तो इसमें क्या बोला है कि जो फिलहाल 1 जनरेशन है उसमें तो सब टॉल है, लेकिन फिलहाल 2 जनरेशन में 3 प्लांट्स अगर टॉल है तो एक प्लांट ड्वार्फ है। तो 3:1 का रेशियो हमें देखने के लिए मिल रहा था। द टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। यानी इसमें कोई आपस में ब्लेंड नहीं हुआ, यानी या तो वो पूरा टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा, इसमें बीच में कुछ भी नहीं है। दैट इज ऑल द ऑफ स्प्रिंग्स वर ईदर टॉल और ड्वार्फ, नन ऑफ वर इन बिटवीन द हाइट्स। ठीक, सिमिलर रिजल्ट्स वर obtained with other traits that he studied. Only one of the parental traits were expressed in the F1 generation, while at the F2 stage, both the traits were expressed in the proportion 3:1. The contrasting traits did not show any blending at either F1 और F2 stage. तो यही चीज़ वापस से लिखी हुई है कि F1 और F2 स्टेज में कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई, यानी ऐसा नहीं हुआ कि टॉल और ड्वार्फ मिलकर मीडियम हाइट बना ले, ऐसा नहीं हुआ। या तो पूरे टॉल प्लांट आए या फिर पूरे ड्वार्फ प्लांट्स आए। कौन से रेशियो में आए, 3:1 के 3 टॉल है तो 1 ड्वार्फ है। यही चीज़ उन्हें सारी उसमें देखने के लिए मिला था। तो ये यहाँ पर बोला है। ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ा उसकी एनसीईआरटी हमने यहाँ पर कवर कर ली है। अब हम लोग क्या करेंगे,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमने टोटल 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि रीनीट में ही आ चुका है 2026 में, ये असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन क्या है? इन एन एक्सपेरिमेंट मेंडल ऑब्जर्व्ड दैट द F1 प्रोजेनी आर ऑल टॉल एंड नन आर ड्वार्फ। तो ये असर्शन है कि उन्होंने F1 में क्या देखा कि सारे टॉल आ गए और कोई भी ड्वार्फ प्लांट नहीं है। क्या ये सही है? हाँ सही है। उसके बाद में रीजन क्या है? स्टेम हाइट इज अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट विथ टॉल बीइंग डोमिनेंट एंड ड्वार्फ बीइंग रेसेसिव। तो देखो यहाँ पे हमने अभी डोमिनेंट और रेसेसिव पढ़ा तो नहीं है, लेकिन एक बेसिक चीज़ हमें समझ में आ रही है सिर्फ और सिर्फ वर्ड को सुन के। डोमिनेंट मतलब जो डोमिनेट करे, जो ज़्यादा दिखे, और रेसेसिव मतलब जो थोड़ा सा सबमिसिव टाइप का होता है, जो इतना अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, उसको हम रेसेसिव बोल सकते हैं। तो अगर टॉल ही दिख रहा है F1 जनरेशन में सब में, तो टॉल क्या हो गया? डोमिनेंट ट्रेट हो गया। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि स्टेम हाइट इज अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट विथ टॉल बीइंग डोमिनेंट एंड ड्वार्फ बीइंग रेसेसिव। तो यहाँ पर बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सिलेक्ट एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स? तो कितने ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट सिलेक्ट करे थे? 14। करेक्ट आंसर इज बी। ये यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया, सी की जगह बी, बी की जगह सी हो गया, पर यहाँ पर आंसर क्या है? 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या है? मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट एंड प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो उन्होंने 7 पेयर्स पढ़े थे, राइट, और उसमें उन्होंने क्या बताया? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताया था। 7 characters examined by Mendel in his experiment were seed shape and color, flower color, pod shape and color, flower position and stem height। क्या यही 7 कैरेक्टर्स थे? हाँ यही थे। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही क्या है? सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट वॉज। कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पढ़े थे? 14। एक्सीलेंट। अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विच वन वॉज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी? फर्स्ट है स्टेम जिसमें है टॉलर ड्वार्फ, फिर है ट्राइकोम जिसमें ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर, थर्ड है सीड जिसमें ग्रीन और येलो, और टी है पॉड जिसमें इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जो कि है विच वन फ्रॉम दोज बिलो इज द पीरियड फॉर मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स? 1856 से 1863 या फिर 1857 से 1869, 1840 से 1850, 1870 से 1877, कौन से ईयर्स में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था? ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे। और यहाँ पर हम हमारे दोनों फेजेस कंप्लीट करते हैं। एक तो फाउंडेशन फेज जिसमें हमने सब समझा, दूसरा मास्टरी फेज जिसके अंदर हमने एनसीईआरटी पढ़ी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे। अब हम क्या करना है, जो 20% वाला फेज यानी जो परफेक्शन का फेज है, उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो है एमसीक्यू की प्रैक्टिस और दूसरी चीज़ है एक्टिव रिकॉल से रिविजन। तो एक तो एक्टिव रिकॉल से रिविजन मैंने आपको साथ साथ में करा दिया, लेकिन अब आपका ये काम है कि आप एक सिंगल पेज लोगे और उसके अंदर वो सब चीज़ें लिखोगे जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ी। चाहे आप माइंड मैप के फॉर्म में लिखो, चाहे आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिखो, सिर्फ ऐसा कि आपको समझ में आए, राइट। तो छोटे छोटे पॉइंट्स में या छोटा माइंड मैप बना के आप लिखेंगे और आप टेलीग्राम चैनल पर उसको भेजोगे। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसके ऊपर भेजोगे ताकि मुझे समझ में आए कि आपको कितना समझ में आ पाया है। और एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर से ही करनी पड़ेगी, मैं उसी पर PDF सेंड करती हूँ। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।